बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने तमाम मित्रों के भाषण सुने हैं। मैं अपनी बात को बुंदेलखंड और नर्मदा से बाहर नहीं ले जाऊंगा, जो मैं जानता हूं सिर्फ उतनी ही बात करूंगा। एक प्रार्थना जरूर आपके माध्यम से सदन से है कि सूखे से निपटने के लिए जो सकारात्मक प्रवृत्ति हमें चाहिए, मुझे लगता है कि हम सब उस पर बहुत गंभीरता से विचार करें। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि जब से देश आजाद हुआ है तब नहीं, उसके पहले से भी इस देश के साथ में बड़ा षड्यंत्र हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति शास्त्री या हमारे विचारक अपनी बात नहीं कह गए। मैं सदन में उस बात को हमेशा कोट करता हूं, शायद तीसरी बार कह रहा हूं। वैश्विक शास्त्र में लिखा है कि जब भी आप धन को नजरअंदाज करेंगे और द्रव्य पर ध्यान देंगे और द्रव्य की ताकत बढ़ेगी तो ये परिस्थितियां सामने आनी ही है। धन क्या है सभापति महोदय? हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे जानवर और हमारा जल। अगर आज सूखे से कोई प्रभावित है तो ये चारों चीजें प्रभावित है। और लोग पैसे की मांग कर रहे हैं, जिस द्रव्य की आलोचना हमारे उन मनुष्यों ने की थी, हम उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रहे हैं। ये तात्कालिक प्रभाव हो सकता है सभापति महोदय, लेकिन ये स्थायी समाधान कभी नहीं हो सकता। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, बुंदेलखंड में आज संसद सदस्य हूं। नर्मदा को मैंने किनारे चलकर देखा है। वो ग्लेशियर की नदी नहीं है सभापति महोदय, लेकिन आज देश के लगभग 285 शहर और कस्बे उससे पानी पी रहे हैं। जो किनारे पर सिंचाई कर रहे हैं उनकी कोई संख्या नहीं है। मेरा पहला मानना है कि सदन क्या इस पर विचार करेगा। आज भी हमारे पास में पशुधन की संख्या का वाजिब अनुमान नहीं है, चारागाहों का अनुमान नहीं है, बल्कि हमने उनको घटाया है। आज ही एक अखबार में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दिल्ली की, यहां पर 1011 तालाबों में से, मतलब जो आंकड़ा आज कल एक अखबार में मैंने पढ़ा, ये सामयिक है कि उन 1011 तालाबों में से कुल 971 तालाब दिल्ली में बचे हैं। हम दुनिया की बात ना करें, दिल्ली तो जहां हम बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, उसमें 40 का अस्तित्व समाप्त हो गया। 338 उसमें सूखे हैं और 321 में पानी है, लेकिन वो गटर का पानी है। अतिक्रमण 168 पर हुआ है, आंशिक रूप से 70, और पूरी तरह से 98 तालाब यहां समाप्त हो गए। ये राजधानी का हाल है। तालाबों पर जो निर्माण हुए हैं वो 117 तालाबों पर अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं। उसमें कहते हैं 78 कानूनी और अवैध 39। ऐसे एक टीकमगढ़ का उदाहरण दूंगा बुंदेलखंड में कि 1065 उस समय के परमारकालीन और चंदेलकालीन तालाब थे, जो आज कुल 450 बचे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने पुरानी विरासत को ही संभाल के रखा होता तो शायद ये संकट आज पैदा ना होता। अगर हमें चर्चा करनी है तो आज कितने दिन बचे हैं? हम नीति आयोग के पास अभी बुंदेलखंड के सांसद गए थे सभापति महोदय, हमने उनसे आग्रह किया कि 22 काम करने के दिन बचे हमारे सामने। अगर वो यंत्रों से नहीं हो सकता तो वो काम हो नहीं सकता। वर्षा आने के बाद में कोई रीशिल्टिंग किसी तालाब की नहीं हो सकती। आज छोटा तालाब हो चाहे बड़ा तालाब हो, अगर आप रीशिल्टिंग करेंगे तो वही समाज जिसके दरवाजे पर वो तालाब है वो उससे शायद निस्तार भी करेगा, सिंचाई भी करेगा, वाटर लेवल भी उससे बढ़ेगा। लेकिन हमने उसको प्राथमिकता नहीं दी। राज्य की पैरवी करने वाले तमाम लोगों ने अपनी बात की है। मैं दलीय आधार पर कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सूखे ने आज से 3 महीने पहले दस्तक दे दी थी देश के सामने। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, जिस समय उन्होंने राज्य सरकारों के प्रमुखों को बुलाया था, क्या उनने अपनी प्राथमिकताएं तय की? उनने क्या रीसेल्टिंग के लिए पैसा दिया? बजट का पैसा तो आज बजट पास होने के बाद जाएगा, लेकिन अगर आप आपके पास में जो काम करने के दिन है उस समय अगर आपके पास में संसाधन नहीं है तो ये मौसम किसी का इंतजार नहीं करेगा, पानी किसी का इंतजार नहीं करेगा, और उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि क्या हम इस पर विचार करेंगे? सूखा सिर्फ आदमी को परेशान नहीं करता, आदमी तो यहां से कहीं और चला जाएगा, मवेशी कहां जाएगा सभापति महोदय? जहां सूखा है वहां घास मिलता नहीं है। हम लाख दावे करें, हम परिवहन करके पशुओं को का पेट नहीं भर सकते। ये जमीनी सच्चाई, अगर कोई गांव में रहता है जिसने उसका सामना हुआ है वो अच्छी तरह से जानता है कि तात्कालिक समाधान नहीं है। कोशिश की जा सकती है लेकिन उसका पेट नहीं भरा जा सकता सभापति महोदय। उससे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और जहां तक करने की बात है,
मैं बुंदेलखंड से आता हूं, हमारे यहाँ इलाके की पत्नी के नाम पर एक बेला ताल है। बिना सरकारी खर्च के वो तालाब जीवित होगा और आज उसमें कम से कम 1.5 मीटर पानी है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्थाएं दी है उसके कैचमेंट पहले से ही भूगोल के आधार पर बने हुए, लेकिन हमने वो गंदा करने का काम किया। और इसलिए मुझे लगता है कि सूखे के कारणों को जानना पड़ेगा। जब कभी केस खराब जहां पर होती है, मैं नरसिंहपुर जिले में पैदा हुआ हूं सभापति महोदय, जो एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि रखता है। कहते हैं जब से नर्मदा की कृपा है आज तक कभी नरसिंहपुर में अकाल नहीं पड़ा। आज हमारे यहाँ 300 फीट के बाद पानी मिल रहा है। हमारी 12 मासी जितनी नदियां थी सारी की सारी सूख गई। एक समय में 96 में जब मैं बंजर भूमि विकास की सब कमेटी का सदस्य था सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैंने कहा था कि नर्मदा को से लेने का काम सब करना चाहते हैं, नर्मदा को देना कोई नहीं चाहता। वो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है। और मैंने कहा कि जो बंधान प्रणाली है नरसिंहपुर जिले की और जबलपुर की पाटन तहसील की, वो उसकी जीवन रेखा है। नर्मदा को जल देने का वो सबसे बड़ा तंत्र था, लेकिन किसान परेशान हुआ। गलत नीतियों के कारण बच्चों के पढ़ाने के लिए कैश क्रॉप की तरफ गया। पहले हम सोयाबीन की फसल की तरफ गए, अब गन्ने की तरफ गए, और परिणाम ये हुआ कि हमारी 12 मासी चलने वाली नदियां सूखकर खत्म हो गई और आज नदियां नहर बन गई। सभापति महोदय, रानी बंटीबाई सागर की नदियां, आज उन नदियों में पानी डाल दे तो डाल दे, वरना एक बूंद पानी उनमें बसता नहीं है। ये परिस्थितियां हमने पैदा की हैं, ये हमारी गलतियों का परिणाम है। हम इस पर कभी विचार करेंगे कि रिचार्जिंग का जो हमारा परंपरागत सिस्टम था, पत्थरों से रिचार्जिंग नहीं होती है, लाल मिट्टी से रिचार्जिंग नहीं होती है। एक हमारी बहन जी अभी बोल रही थी, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, कभी रिचार्जिंग के सिस्टम के बारे में अगर सोचना है तो रिचार्जिंग में जो जमीन है काली मिट्टी होगी तो रिचार्जिंग होगी, बाकी जब जगह पर रिचार्जिंग नहीं होगी। रेत से रिचार्जिंग हो सकती है, लेकिन वो पानी आपको मिलेगा या किसी और को मिलेगा इसका दावा कोई कर नहीं सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि तंत्र बनाने के पहले क्या हम इस पर बात ना करें? ये सदन आलोचना भर के लिए नहीं है। अगर सरकार ने गलती की है तो आप आलोचना करिए, लेकिन सरकार ने चेताया। भारत सरकार की जितनी हिस्सेदारी है उन्होंने तय किया। यहां यही एक प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा था कि आपदा का पैसा हम जैसे बजट पास होगा उसके 48 घंटे के बाद पहुंचा देंगे। बजट कानूनन बाध्यता है, और इसलिए मैंने कहा कि राज्य सरकारों के पास जो समय था, क्या राज्य सरकारों ने उसका वाजिब उपयोग किया? इस सबसे पहला प्रश्न है सभापति महोदय कि अब जब हम केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हैं तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताते? अगर आप यहां खड़े होकर कहते कि हमने इतना काम कर दिया है, उस प्रत्याशा में हम इतना काम कर सकते हैं, बशर्ते हमें आप आश्वासन दें, तो मैं दावा करता हूं कि कहीं भी भारत सरकार उसमें पीछे नहीं है। मैं नीति आयोग के सामने जब सारे सांसद गए थे, नीति आयोग ने कहा कि आप 20 दिन का प्रोग्राम बनाइए, 3 दिन के भीतर अपनी कार्य योजना भेजिए। ये काम मराठवाड़ा के बाकी हिस्सों में भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ आलोचना को इस गति के साथ करें, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। और इसलिए सभापति महोदय, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर तात्कालिक रूप से कुछ समाधान की जरूरत और हमें करना भी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर हुआ भी है, हमने अपने जिले में किया, लेकिन थोड़ा विलंब हमको भी हुआ। पंचायतों के पास पैसा जाता है, पंचायतों को क्या हम कंक्रीटे काम करने से नहीं रोक सकते? जो गर्मी की फसलें जो सर्वाधिक 3 गुने से ज्यादा पानी का उपयोग करती है औसत की खेती के अलावा, क्या उनका पहले से हम फरमान जारी करके पैसा नहीं रोक सकते? ये काम तो सरकारें कर सकती हैं, जो राज्य सरकारों का काम है। जो पंचायत के स्तर पर फैसले किए जाने चाहिए, इन संभावनाओं को देखकर इन कामों को किया जाता तो अभी मैं समझता हूं कि विकराल परिस्थिति से को बढ़ने से रोका जा सकता था। अगर हम ये तय करते कि वास्तव में पशुओं के पास चारा नहीं है और हम उन जल प्रबंधनों को जिनको हमने सिंचाई के नाम पर बाहर कर दिया और आज हम सरकार के सामने रो रहे हैं, पानी कोई सरकार पैदा नहीं कर सकती सभापति महोदय, प्रबंधन कर सकती है, लेकिन खत्म हुए पानी को तत्काल लाकर नहीं दे सकती है, तय करना पड़ेगा।